कांग्रेस को तो आप छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, छोड़ दीजिए, बच्चे हैं वो छोटे। असली जो सांप हैं वो वामपंथी हैं, और ये इतने खतरनाक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई कैन नॉट टेल यू हाउ डेंजरस दिस पीपल। यही लोग आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पूरे रेड कॉरिडोर में, जो नक्सल मूवमेंट है, जहां पे सीआरपीएफ के जवानों का कत्ल होता है, उनको शहीद करा जाता है। सारा का सारा इकोसिस्टम यहाँ पे है वैभव। ये लोग हैं, इनको फंड करा जा रहा है बाहर से। ये कौन कर रहा है? ये चाइना कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है, और एनजीओज में काफी हद तक अमेरिका भी कर रहा है। लोग कहते हैं साहब हमारी तो अमेरिका की दोस्ती है। भाई कोई दोस्ती नहीं होती इसमें। एक यूटोपिया की खोज है, एक ऐसे उसकी खोज है कि साहब हम एक ऐसा जहान बनाएंगे जहां पे एक हरा झंडा घुमा रहा है जो कि रेडिकल इस्लामिस्ट है, एक लाल झंडा घुमा रहा है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। ये सब अपने झंडे के लिए लड़ रहे हैं, तिरंगे के लिए कोई नहीं लड़ रहा। और जो तिरंगे के लिए लड़ रहा है उसको कहते हैं कि तुम कम्युनल हो, उसको कहते हैं कि तुम बुरे आदमी हो और तुम्हारी वजह से देश परेशान है। अगर तुम वॉशिंगटन पोस्ट में, शिकागो ट्रिब्यून में, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर तुम लंबे लंबे आर्टिकल लिख सकते हो तो इनके लिए भी लिख दो ना इनके लिए। ये इंसान के बच्चे नहीं थे क्या जो साधु थे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। कब तक हम फेंसिटर्स कब तक बने रहेंगे वैभव लाइफ में? हिंदू की मौत कभी हेडलाइन नहीं बनती। आप 100 हिंदू मार दीजिए, कभी हेडलाइन नहीं बनेगी वो, क्योंकि हिंदू को कभी भी विक्टिम खेलना आया नहीं। हिंदू के पास विक्टिम कार्ड है ही नहीं, उसको पता ही नहीं विक्टिम कार्ड खेलते कैसे हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर गंगा जमुनी तहजीब जिंदा है, ठीक है, तो वो इसलिए जिंदा है इस देश में। हमारा देश इसलिए सेक्युलर है वैभव क्योंकि हमारे देश की मोर देन 80% पॉपुलेशन हिंदू है। ये जो लोग कहते हैं ना कि अर्नब पे अटैक हुआ ही नहीं है, उसने खुद ही अपने ऊपर, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स फेक हैं, बालाकोट में पेड़ गिरे और कौवे गिरे, या पेड़ गिरे और कौवे मरे। ये एक माइंडसेट है। जय हिंद। मैं हूं मेजर गौरव आर्य, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। सब्सक्राइब करिए ये चैनल और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा कि फौरी तौर पे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं। जय हिंद। सर, अक्सर हम अपने वीडियोस में बात करते हैं कि इंडिया में कुछ ब्रेक इंडिया फोर्सेस हैं, कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि अलग अलग स्पेयर्स में हमारी सोसाइटी के एक्टिव हैं और वो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करती हैं, इंडिया के अंदर भी काम करती है और इंडिया के बाहर भी करती है। लेकिन सर हम कभी उनके बारे में बात नहीं करते। तो बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल है कि सर ये फोर्सेस कौन है? सर वो हमको इनबॉक्स करते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, वो पूछते हैं ये चीज की ये लोग कौन है। सर इनके बारे में सर थोड़ा बताएं कि सर ये पूरा डिजाइन क्या है और ये लोग कौन है? वैभव, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया टॉपिक जो चूज करा है इस बार, और ये जरूरी है। लोग अक्सर ये कहते हैं मुझसे कि भैया आप डिफेंस कंसल्टेंट हैं, एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, तो आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, और पॉलिटिक्स के बारे में बात करते भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो मामला चल रहा है देश में, 15-20 सालों से चल रहा है लगभग, हम कहते हैं आंतरिक सुरक्षा भी बहुत बड़ी बात है, 30 साल से लगभग। तो वैभव, आपने ये पूछा सबसे पहले कि ये लोग, देखिए शुरुआत इनकी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में होती है। जो प्रोफेसर्स हैं आपके, जो वामपंथी हैं प्रोफेसर्स, कई प्रोफेसर जेएनयू में वामपंथी हैं और कई प्रोफेसर जेएनयू के ऐसे हैं जिनकी कोई लेफ्ट की आइडियोलॉजी नहीं है, वो अपना काम करते हैं, दे आर प्रोफेशनल्स अपनी फील्ड के, रिस्पेक्टेड लोग हैं अपनी फील्ड के। तो पहले तो ये सेग्रीगेशन करना जरूरी है। जादवपुर यूनिवर्सिटी है और भी कई ऐसी चीजें हैं, एएमयू है, आपका जामिया है, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये सब दो। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो ये है कि एक हार्डकोर लेफ्ट लीनिंग आइडियोलॉजी जिनका भारत से कोई प्रेम नहीं है। और ये लोग, नरेंद्र मोदी तो आए हैं 2014 में, तो अगर आप ये बोलें कि हम मोदी के खिलाफ हैं तो स्वागत है, आपका, डेमोक्रेसी है। और क्यों, सब लोग थोड़ा ना बीजेपी को वोट देंगे, नरेंद्र मोदी को वोट देंगे, ऐसी बात नहीं है। आप इख्तिलाफ करिए, आप खिलाफ बोलिए, बिल्कुल खिलाफ बोलिए, आपका हक है बोलने का। मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कई सालों से भारत के खिलाफ बोलते आए हैं। और इनमें से केरला के वो चीफ मिनिस्टर हैं जो ये कहते थे कि साहब जब मैं यंग मैन था 1962 में, जब मैं एक जवान आदमी था, 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, तो मैंने अपना खून भारतीय सैनिकों को देने से मना कर दिया और हमने रादर चीनियों के लिए एक ब्लड ड्राइव करी।
एक ब्लड डोनेशन की ड्राइव हमने शुरू करी कि चीनी सोल्जर्स को खून मिले और भारतीय सैनिकों को हम खून नहीं देंगे, केरला का चीफ मिनिस्टर। अब देखिए मैं आपको बताता हूं वैभव, इसमें इशू पता है क्या है? आपको बीजेपी से मैं घृणा का वर्ड भी यूज करने को तैयार हूं। यहां पे लोग कहते हैं ना कि हम लोग ओपोनेंट्स हैं, एनिमीज नहीं हैं, यानी कि हम लोग एक दूसरे से मतलब हमारी राय नहीं मिलती है, लेकिन हम दुश्मन नहीं है। मैं तो दुश्मन तक का वर्ड यूज करने को तैयार हूं। मैं कह रहा हूं आपकी मोदी से दुश्मनी है, ठीक है, पर मोदी तो 2014 में आया था, तुम लोग 1962 के पहले से काम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ये जो लेफ्ट का कीड़ा है दिमाग में, ये मैं बता रहा हूं, लोग कहते हैं ना, काफी लोग जो राइट विंगर्स हैं वो ये कहते हैं साहब कांग्रेस पार्टी बड़ी खतरनाक है। कांग्रेस पार्टी कोई खतरनाक नहीं है, कांग्रेस पार्टी से कोई खतरनाक नहीं है। और कांग्रेस पार्टी में भी मैं बता रहा हूं, यहां पे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इंदिरा गांधी जैसे लीडर हुए हैं, वो तो अब जाके बेड़ा गर्क हुआ कांग्रेस पार्टी का। इंदिरा गांधी जैसे लीडर हुए हैं जिन्होंने सैम मानेकशॉ के साथ मिलकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो ऐसी बात नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया बिकॉज देयर इज नो लीडरशिप। राहुल गांधी बेचारा क्लूलेस है, एंड ही इज अ गुड मैन, राहुल गांधी, लेकिन ही इज क्लूलेस, ही इज नॉट मेड फॉर पॉलिटिक्स। उसको राजनीति के बारे में नहीं पता है बेचारे को, कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं। हमारे दोस्त थे एक बिहार के ना, तो कई साल तक यूपीएससी का एग्जाम देते थे, आईएएस में निकल जाएं, पर वो हो नहीं पाया उनका। तो जब उनकी याद आती है तो फिर उनकी भी याद आती है कि उनका भी यही था कि वो नहीं निकाल पाया, आईएएस आईपीएस आईएफएस किसी में नहीं निकल पाए वो। तो कोई बात नहीं, होता है, अपना मेहनत कर रहा है लड़का। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो कम्युनिस्ट्स हैं, इनका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं, इनका इस्लामिस्ट के साथ गठजोड़ है। अच्छा, दोनों की आइडियोलॉजी जो है, दोनों की विचारधारा इतनी फर्क है वैभव कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखिए, इस्लामिस्ट ये मानते हैं कि जो काफिर है वो इस्लामिस्ट, मतलब जो पॉलिटिकल इस्लाम में बिलीव करते हैं। मैं आम जो मुसलमान की इस्लामिक बात नहीं कर रहा, जो इस्लामिक कट्टरपंथी है, इस्लामिक कट्टरपंथी है, हार्ड कोर जो इस्लामिक राइट विंगर्स हैं इस्लाम के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और सर वो ये जी सर इसमें सर एक सर ये भी चीज हमें सर देखिए कि जो इस्लामिक कट्टरपंथ है, ये सर ऐसा समझा जाता है कि जो दाढ़ी पे जो दाढ़ी बढ़ा के रखता है, जो टखने के ऊपर पजामा पहनता है, वही इस्लामिस्ट है। हमको जी बताया गया, जैसे कहा गया ना कि राक्षस वही होगा जिसकी 2 सींग निकली होगी, जी बाकी कोई राक्षस नहीं हो सकता। और उसी तरीके से हमको बताया कि जो कट्टरपंथी इस्लामिस्ट है वो वही इंसान हो सकता है जो टखने के ऊपर पजामा पहनेगा, जो दाढ़ी बढ़ाएगा। सर लेकिन क्या ये हकीकत है, क्या इस्लामिक कट्टरपंथी ऐसे ही होते हैं, या हमारे आपके बीच में ऑफिसों में यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना और ये सारे काम भी करते हैं वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बुरहान वानी की दाढ़ी थी क्या? नहीं थी। कितने तो टेररिस्ट मारे गए हैं, मोहम्मद अता था, उसकी दाढ़ी थी क्या? नहीं थी। तो ऐसा नहीं है। देखिए, ये तो वेशभूषा है। आपको लगता है कि इस्लामिक अटायर है कि आप टखने से ऊपर पहने, और तारिक भाई कहते हैं ना, बड़े भाई का कुर्ता छोटे भाई का पजामा, वो तारिक फतेह कहते हैं। तो ये सब तो एक वेशभूषा है जो ठीक है, एक मानसिकता है, आपको ये समझ में आती है, आप पहनते हैं, आपको अच्छा लगता है। लेकिन कट्टरपंथी, देखिए, ये कट्टरपंथी होना है दिमाग की बीमारी है वैभव। और कहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग मिक्स है, जो वामपंथी हैं और जो इस्लामिक कट्टरपंथी हैं, उनका मिक्स कहां पे? इस्लामिक कट्टरपंथी ये कहते हैं कि जो काफिर है वो वाजिबुल कत्ल है, आप उसको जान से मार सकते हैं, राइट? लेकिन वो लोग कम्युनिस्टों के साथ और कम्युनिस्ट के गले मिलते हैं, वो कम्युनिस्ट जो कि भगवान को मानते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं, राइट? और कम्युनिस्ट इनके साथ गले मिले हैं। मतलब इनकी विचारधाराएं पूरी नॉर्थ पोल साउथ पोल की हैं, लेकिन एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है दो लोगों के बीच में। कहते हैं जैसे पुराने टाइम पे शादियां होती थी ना रजवाड़ों में, पॉलिटिकल बैलेंस बनाने के लिए, कि चलो दो एक जगह की राजकुमारी, एक जगह का राजकुमार, दोनों के, अब ये राजकुमार राजकुमारी टाइप के तो है नहीं, वैसे मैं एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं कि इनकी शादी वादी हो गई और नाउ दीज पीपल हैव बिकम पावरफुल टुगेदर। जब ये लोग भारत में तबाही मचा लेंगे, तब इनका ये प्लान है कि भाई आगे चल के फिर हम देख लेंगे आगे क्या करना है। फिलहाल तो द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज माई फ्रेंड वाला सिस्टम ये लोग लेके ये चल रहे हैं आगे। पहली चीज, सबसे ज्यादा, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं वैभव, सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम शुरू होती है वामपंथियों की। कहां से होती है? यूनिवर्सिटी से। जो प्रोफेसर हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को लेके, जो चाहे ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में जो पैनल बनता है प्रोफेसर्स का, वो आइडियोलॉजी के बेस पर सिलेक्शन होता है। और ये मुझसे 100 लोग कह चुके हैं ये, और मैं जेएनयू जा भी चुका हूं, ठीक है? अब तो मेरा मन भी नहीं चाहता वहां पे जाने का, लेकिन वहां पे आइडियोलॉजी के बेस पे आपको नंबर दिए जाते हैं,
आइडियोलॉजी के बेस में आपको वापस उस वामपंथी सिस्टम में एब्जॉर्ब करा जाता है। सब कुछ आइडियोलॉजी के बेस में होता है। और आपकी जो लॉयल्टी है, आपकी जो वफादारी है, वो आपकी वफादारी एक वतन के लिए नहीं है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक आइडियोलॉजी के लिए इनकी वफादारी। इनकी वफादारी किसके लिए? भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, इसमें इनका हर चीज में रोना है। आप कभी जेएनयू के छात्रों को देखिएगा, उनको किस चीज की प्रॉब्लम नहीं है? नल में पानी आए तो प्रॉब्लम, नल में पानी ना आए तो प्रॉब्लम, है ना? पिछले वीडियो में हमने बोलीविया का डिस्कस करा था। उनको हर चीज की प्रॉब्लम है, बस्तर से लेकर, बोलीविया से लेकर, अमेरिका से लेकर, अपनी पढ़ाई के अलावा, अपनी खुद की पढ़ाई के अलावा, जिसके लिए आप और हम टैक्स देते हैं, उस पढ़ाई के अलावा इनको सब कुछ करना है। तो ये तो पहली चीज, तो ये इनकी सबसे बड़ी परेशानी है। दूसरी इनकी परेशानी ये है कि हो सकता है कांग्रेस अपने रास्ते से भटक गई हो वैभव। हो सकता है कुछ लोग उल्टे सीधे बयान कांग्रेस में देते हों, लेकिन जो लोग ये कहते हैं ना कि कांग्रेस देश के लिए खतरा है, कांग्रेस को तो आप छोड़ दीजिए, 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, बच्चे हैं वो छोटे। असली जो सांप हैं वो वामपंथी हैं, और ये इतने खतरनाक हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई कैन नॉट टेल यू हाउ डेंजरस दिस पीपल। यही लोग आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं पूरे रेड कॉरिडोर में, जो नक्सल मूवमेंट है, जहां पे सीआरपीएफ के जवानों का कत्ल होता है, उनको शहीद करा जाता है। सारा का सारा इकोसिस्टम यहाँ पे है वैभव। ये लोग हैं, इनको फंड करा जा रहा है बाहर से। हम लोग बात कर चुके हैं पहले नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की, हम लोग नॉन काइनेटिक, या जिसको ग्रे जोन वॉरफेयर भी, उसका अलग अलग टर्म्स है, इनका मीनिंग अलग अलग है, बट मैं एक ही साथ क्लब कर रहा हूं, लोग आराम से समझ जाएं। तो ये कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? ये चाइना कर रहा है, ये पाकिस्तान कर रहा है, और एनजीओज में काफी हद तक अमेरिका भी कर रहा है। लोग कहते हैं साहब हमारी तो अमेरिका की दोस्ती है। भाई कोई दोस्ती नहीं होती इसमें, कोई दोस्ती नहीं होती। अगर मैं चाहूंगा कि मैं आपसे नेगोशिएट करूं, और अगले हफ्ते मेरा नेगोशिएशन है और आप मेरे दोस्त भी हैं, तो मैं हर समय चाहूंगा कि नेगोशिएशन के वक्त आप एक वीकर पोजीशन में हो जब आप मेरे साथ नेगोशिएट करें। इसलिए मेरा तो हर समय यही आग्रह, यही रिक्वेस्ट है होम मिनिस्टर से कि आप डंडा चलाइए, देश आपके साथ है। और ये लोग जो कहते हैं ना, देखिए मैं आपको बताता हूं, मोदी और बीजेपी की कुछ 200 कुछ सीटें थी 2014 के चुनाव में, अब पिछले साल उनकी 303 आ गई। और ये लोग ऐसा करते रहेंगे, ये उल्टी हरकत करते रहेंगे, अगली बार मोदी 400 पार कर जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि इन लोगों को क्या है कि एक और गलती जो करते हैं ये वामपंथी, मैं क्विकली इस क्वेश्चन को रैप अप करता हूं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, ये अपने इको सिस्टम में रहते हैं, अपने इको चेंबर में रहते हैं, इनको सिर्फ अपनी आवाजें सुनाई देती हैं। इनको ये नहीं पता कि सड़क पे चलता जो आदमी है वो क्या कर रहा है। ये सबसे बड़ी, और इनको बहुत बड़ा शॉक लग चुका है और शॉक लगेगा, लेकिन ये लोग दीमक हैं देश के। और मैं बार बार यही कहता हूं वैभव, और दोबारा ये कहूंगा, और मैं 1000 बार कहूंगा आगे, इस देश के किलों के दरवाजे हर समय अंदर से खुले हैं। किसी की औकात नहीं थी कि बाहर से खोल दे। कभी भी इस देश में बाहर से आक्रांता आया है, अग्रेसर आया है, किले के दरवाजे अंदर से खुले हैं। यही सच है इस देश का। सर हमने ये भी देखा है कि इस जो ये पूरा जो इकोसिस्टम है, जो वामपंथी हैं, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं सर, ये और जो इस्लामिस्ट हैं इंडिया में सर, ये दोनों एक ही तरीके की बात करते हैं। जैसे कि हाल ही में अगर आप देखें तो ये कहते हैं कि भाई जब बात किसी जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जब उनसे ये बात करते हैं, जो मेजोरिटी इस देश की, तो उनसे कहते हैं कि एक साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए आपके अप्रोच में। आप कोई भी काम करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, वो एक मतलब बोलते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर के फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। दुनिया भर की बातें बताते हैं ये, लेकिन जहां पे ये बात माइनॉरिटी पे आ जाती है, वहां पे फिर ये सारी चीजें भूल जाते हैं। फिर ये साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते। फिर ये इस तरह के लोग हैं कि ट्रिपल तलाक को अगर गवर्नमेंट हटा रही है, हलाला को हटा रही है, तो उसको डिफेंड करने चले आते हैं ये। उस समय सर इनका साइंटिफिक टेम्परामेंट चला जाता है, और इस पूरी लॉ और ये काम करने में बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े एनजीओ वर्कर्स, सर ये सारे हैं, इसमें प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटीज के। तो सर इसके बारे में सर कुछ बताइए कि सर ये जो मतलब 180 डिग्री सर ये जो स्विच मारते हैं सर, ये कैसे होता है? ये 180 डिग्री स्विच नहीं मारते वैभव, ये एक एजेंडा है। ये कोई स्विच नहीं मारते, पहले भी ऐसे थे, अब भी ऐसे हैं, इनका कोई यूटर्न नहीं है। देखिए, आपने कभी नोट करा है कि कभी भी अगर कुछ चीज होगी जो इनको समझ में नहीं आएगी, तो 50 ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आ जाएंगे जो कि एक लेटर साइन करके पीएम को भेज देंगे। उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, उसमें आपके कोई आर्टिस्ट भी होंगे, एक अवार्ड वापसी गैंग भी होगा,
ठीक है, ये सब लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। पर इस सरकार ने एक चीज अच्छी करी है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। मेरे भी कई इख्तलाफात हैं इस सरकार के साथ, मैं काफी चीजों में अपोज भी करता हूं, लेकिन एक बात तो है इनकी कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप इनको 10 चिट्ठियां भेज दें। होम मिनिस्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 100 चिट्ठियां भेज दें साइन करके कि आर्टिस्ट ने, ही डज नॉट केयर। मुझे तो नहीं लगता पढ़ते भी होंगे, वो सीधा डस्टबिन में जाती होंगी चिट्ठियां, और दैट इज द करेक्ट अप्रोच। इनके साथ यही है। ये लोग जो हैं, ये एक पुराने इकोसिस्टम के फल हैं। उस पेड़ में खाद डाली गई, उस पौधे में उसको पेड़ बनाया गया, उसमें पानी डाला गया, उसको धूप रोशनी हवा दी गई और पेड़ मजबूत बन गया। तो ये लोग सब, आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर एक एक किसी समुदाय को कुछ कहना हो तो उसके लिए कुछ और रूल है, किसी और समुदाय को कहना हो तो उसके लिए कुछ और रूल है, राइट। तो फिर क्या होता है कि जो एक समुदाय है जिसको आप लगातार पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसमें एक भावना जागती है कि हमारे साथ गलत हो रहा है। और काफी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू समाज में ये हो रहा है, आज की तारीख में हमारे देश में हिंदू समाज में हो रहा है कि पीपल आर फीलिंग स्लाइटली एलियनेटेड, कि ऐसा हो क्यों रहा है। अब ये पहले, मैंने आज से 10 साल पहले या आज से 6-7 साल पहले आपने कभी सोचा था कि ऐसा सवाल पूछे जाएंगे जो आज पूछ रहे हैं लोग? लोगों ने, जैसे डिफेंसिव ऑफेंस ही है, डिफेंसिव ऑफेंस क्या है, मैं डिफेंसिव ऑफेंस के एग्जांपल से लोगों को भी बता दूं, ये है क्या। बात ये है कि कुछ लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने शेषनाग के फन की तरह पूरे डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ऐसे प्रोटेक्ट कर रखा था कि जो हम सोचेंगे वही दुनिया सोचेगी, जो हम कहेंगे वही दुनिया कहेगी। तुम सब लोग जाहिल हो, तुम्हें कुछ आइडिया नहीं, तुम अनपढ़ गवार हो, हम लोग बताएंगे कि तुम्हें क्या सोचना है। ये ऐसे लोगों का कुछ एक आइडिया था, एक आइडियोलॉजी थी। अब डिफेंसिव ऑफेंस आया और डिफेंसिव ऑफेंस ने पूरी की पूरी, जिसको कहते हैं कि थाली पलट दी। अब हम ये कहते हैं कि ये एक ऑल्टरनेट व्यू है, और लोगों को समझ में आने लगा कि हाँ, ये ऑल्टरनेट व्यू है और हम इस ऑल्टरनेट व्यू को चाहते हैं सुनना। हम अग्री करें डिफेंसिव ऑफेंस के साथ, नहीं अग्री करें, वो अलग बात है, लेकिन हम सुनना तो चाहते हैं कि, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से ऑल्टरनेट व्यू सुनी नहीं थी। तो यही जो वामपंथी का इकोसिस्टम की आप बात कर रहे हैं, या आप इस्लामी कट्टरपंथियों की बात कर रहे हैं, ये लोग यही चीज करते हैं। तो ये लोग अमेरिका को कंडेम करेंगे। आपने कभी देखा है जेएनयू में कैंडल लाइट मार्चेस? मुझे तो पता नहीं क्या फारिग टाइप के स्टूडेंट्स हैं वहां पे, सबकी बात नहीं कर रहा, पर जो ये सब कैंडल लाइट और साबरमती ढाबा ये सब ड्रामा करते हैं, अमेरिका के खिलाफ वहां पे कैंडल लाइट मार्च हो रहा है। चाइना के खिलाफ कभी नहीं होता। भाई, अगर आपका दिल सच्चा है तो आप बोलिए ना चाइना गलत कर रहा है, आप कैंडल लाइट मार्च निकालिए। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं निकाल सकते आप? जब अमेरिका, चाइना तो हमारा नेबर है, पड़ोसी हमारा, हमारा बॉर्डर चाइना के साथ मिलता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ ही है, हमारा चाइना के ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है बनस्पत की हमारे अमेरिका से। पर अमेरिका के खिलाफ आप बोलेंगे, आप बोलीविया के खिलाफ बोलेंगे, ये कभी गए नहीं बोलीविया, लेकिन आप चीन के खिलाफ, चीन बाप है, आपकी आइडियोलॉजी का जो स्रोत है, जो गौमुख है आपकी आइडियोलॉजी का, वो तो चीन है ना। तो चीन के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये बात, तो ये चीज हमें समझ, ये सब एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, ये एक बहुत बड़ा ढोंग है, और अब ये एक्सपोज होने लगे हैं, और लोग जैसे आने लगे हैं बीच में, एक्सपोज होने लगे हैं, लोगों को प्लेटफॉर्म मिल गया है। अब कन्वेंशनल मीडिया पे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर मेरे पास 100 फॉलोअर हैं ट्विटर में, राइट, मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं, 100 में से कम 10-15 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये काम शुरू हो गया है, और ये थोड़े समय की बात है वैभव। अब लोग ये भी कहते हैं, एक और चीज बताता चलो, लोग ये कहते हैं कि साहब, हम लोग इतनी स्ट्रांगली लेफ्ट विंग को जवाब नहीं दे पाते, वो लोग हर जगह फिट हो रखे हैं, दे हैव अ वेल ऑयल्ड मशीनरी एंड वी डोंट हैव। वी से मतलब जो लेफ्ट विंग के खिलाफ हैं, मैं खुद लेफ्ट विंग के खिलाफ हूं। और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक वर्ड है, LWE, जो कि सीआरपीएफ यूज करती है अपने ऑपरेशंस में, और माओवादियों को लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। तो जितने भी लेफ्ट विंग वाले हैं, तो मैं उनके बारे में एक और बात बता दूं वैभव, कि देखिए, ये लोग 100 साल से लगे हुए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बहुत पुरानी है, पहले रशिया से ये लोग इंप्रेस्ड हुए, फिर ये चाइना से इंप्रेस हो गए, और ये इनके हीरोज भी है ना, स्टालिन और माओ त्से-तुंग टाइप के, जो जाहिल और इस टाइप के लोग थे जिन्होंने लाखों करोड़ों लोग खुद के मार दिए, ये इनके हीरोज हैं, राइट, दे आर द हीरोज। तो ये सब जो चीजें हैं, आप बात करिए, ये बात करते हैं कि ये फाशिस्ट है। फाशिस्ट कौन था? मुसोलिनी था ना फाशिस्ट। तो आपने बोला फाशिस्ट है, नाजी आइडियोलॉजी हिटलर की। भाई साहब, हिटलर से ज्यादा लोग तो इन्होंने मार दिया। हिटलर ने 6 मिलियन जूस मारे थे, आप टोटल लगा लो, हिटलर ने 10 मिलियन लोग मारे होंगे वर्ल्ड वॉर 2 में, सिविलियन सब कुछ मिला के 10-15।
खुद माओ से तुंग ने तो 25 मिलियन लोग चाइनीज मार दिए थे ग्रेट लीप फॉरवर्ड में। 15-20 मिलियन जोसेफ स्टालिन ने मार दिए अपने रशियंस गुलाग्स में, अपने कंसंट्रेशन कैंप्स में। और ये इनके हीरोज हैं, इनके देवता हैं, इनके भगवान हैं, इनके पैर छूते हैं लोग। तो ये वामपंथियों की असली, इट्स अ वेरी वायलेंट एंड अ वेरी वेरी इविल आइडियोलॉजी दैट द लेफ्ट इन इंडिया फॉलोज। बट हाँ, ये इसको इंटेलेक्चुअल कवर देते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि हम लोग सबकी बराबरी चाहते हैं, सब बराबर हों, और they talk about economic equality and all that, whatever the nonsense they speak about. Economic equality कभी हो ही नहीं सकती। अगर होती कहीं पर, वामपंथ कहीं पर भी सक्सेसफुल होता, तो दुनिया में कोई एक देश होता जो कि सक्सेसफुल होता, जिसको हम कहते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री है और ये सक्सेसफुल है। चाइना ने खुद लात मार दी, रशिया ने खुद लात मार दी, क्यूबा तो वैसे ही फिडेल कैस्ट्रो के बाद उसका भाई जो है, ही इज बिकम द बॉस। कौन सा और कंट्री है? नॉर्थ कोरिया। आप नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देना चाहते हैं? आपके पास एक वर्किंग एग्जांपल है कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी, बस ये कुछ नहीं करना, पाइप लगाओ, चिलम लगाओ, खुश रहो और बात करो, मार्क्स की बात करो, स्टालिन की बात करो, लेनिन की बात करो, बात करते रहो, एक नशे में आकर बात करते रहो। नशे में आकर तो इमरान खान भी बात करता है ना, रियासत मदीना की। फिर तो ये सेम टाइप के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, इनका हकीकी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। सर पॉल जोसेफ गोबल्स जो था सर, वो अक्सर ये उसे कई सारी थ्योरीज हैं, दुनिया का मतलब इस सदी का सबसे बड़ा प्रोपेगेंडिस्ट, मतलब पिछले जो 100-200 साल में पैदा हुआ है, उससे बड़ा कोई नहीं हुआ। उसका जो काम है, उसको अलग अलग एजेंसीज पढ़ती हैं, उनकी ट्रेनिंग में वो पढ़ाया जाता है, उसकी थियरीज, उसकी जो फिलोसफीज थी। पर उसमें सर उसने एक चीज कही थी कि एक्यूज योर ओपोनेंट ऑफ समथिंग दैट यू डू। आप बिल्कुल आप अपने ओपोनेंट को उस चीज के लिए एक्यूज कीजिए जो काम आप खुद करते हो। सर हमने ये देखा कि जो लेफ्ट विंग है या जो इस्लामिस्ट हैं सर, ये इंडिया में हर उस चीज को अपोज करते हैं जिसे ये खुद प्रैक्टिस करते हैं, और सिर्फ कन्वीनियंस के हिसाब से नहीं प्रैक्टिस करते, आइडियोलॉजिकली प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप देखें तो जो भी लेफ्टिस्ट हैं सिर्फ इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, बाहर नहीं जा रहा हूँ मैं, ये जहां पे इनकी गवर्नमेंट होती है वहां पे ये ओपोनेंट्स को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देते। जहां पे इनकी गवर्नमेंट होती है वहां इनके ओपोनेंट्स का क्या हल किया जाता है ये किसी से छुपा नहीं है। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी कराते हैं ये, वायलेंस बोलते हैं, एक्सट्रीमिज्म। इंडिया में जो माओवाद है वो तो माओ से तुंग के नाम से निकला है ना, वो कोई संघवाद तो नहीं है या कोई गोलवर्करवाद तो नहीं है, वो माओवाद है जो नक्सली है। तो और उस एक्सट्रीमिज्म के लिए भी ये अक्यूज करते हैं अपोनेंट्स को, यानी कि जो आज रूलिंग पार्टी है, जो गवर्नमेंट है। कहते हैं कि हिंदूज में जो है, जैसे अगर आप दूसरी तरफ जाएं, जो इस्लामिस्ट हैं वो कहते हैं इंडिया में हिंदू एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है। अगर आप केसेस निकालें तो कितने वायलेंट केसेस हुए हैं जो कि दूसरी कम्युनिटी से हमला हुआ है, और जो विक्टिम है वो विक्टिम मेजॉरिटी कम्युनिटी से आया है, हिंदू कम्युनिटी से रहा है, लेकिन एक्यूज वो हिंदू को करते हैं। तो सर ये जो पूरा इकोसिस्टम है जिस हिसाब से ये चल रहा है, और फिर सर इसको एक कवर फायर सर मीडिया से मिलता है, जैसे द वायर है या द क्विंट है, स्क्रोल है, और दुनिया भर की ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका एक सूत्री कार्यक्रम यही है कि आप इनको डिफेंड करें, चाहे वो इस्लामिस्ट हो, चाहे माओवादी हो, चाहे नक्सली हो, इनको डिफेंड करना उनका काम है। सर इसके ऊपर कुछ बताएं। देखिए, वायर है, स्क्विंट है, प्रिंट है, ये सब देखिए, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल कवर फायर दिया। जब भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है, ठीक है, जब भी, जैसे ओसामा बिन लादेन ने 9/11 करवाया, ठीक है, ही वाज द ब्रेन बिहाइंड 9/11, ही फंडेड 9/11, वो करा 19 हाईजैकर्स ने, बट उसका ब्रेन तो ओसामा ही था। तो उन अटैकर्स का नाम किसी को पता हो ना हो, लेकिन ओसामा का नाम सबको पता है। ओसामा ने उनको फंड करा, ठीक है, अब ओसामा को मार दिया गया। तो जब भी डिस्कशन होगा, चाहे वो आपके लेफ्ट लीनिंग सो कॉल्ड कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल्स हैं जो बुद्धिजीवी हैं वामपंथियों में, या फिर रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, वो कहेंगे कि हाँ, ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, मगर जवाहिरी ने आतंकवाद, जो इजिप्ट वाला था ना जवाहिरी, उसने आतंकवाद फैलाया, मगर ओके, आईसिस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इस्लामिक स्टेट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, बट अल-कायदा ने बुरा काम करा, लेकिन, तो ये बट, लेकिन, मगर वाली जो एक पूरी फौज है ना,
ये लोग क्या करते हैं कि लोगों के दिमाग में इंपैक्ट ये डालते हैं, इन्फ्लुएंस ये डालते हैं, असर ये डालते हैं कि साहब जो भी ओसामा ने करा गलत करा, लेकिन उसकी भी तो कहानी सुन लो, उसकी क्या मजबूरी थी। अब मुझे नहीं पता ओसामा की क्या मजबूरी थी कि उसने 3000 बेगुनाह लोगों को मार दिया, मुझे ऐसा समझ में नहीं आता। अगर आप मेरे परिवार के खिलाफ भी कुछ बुरा करेंगे, बुरे से बुरा करेंगे मेरे परिवार के साथ, मैं कोई बम लेके 3000 लोगों को थोड़ा ना मार दूंगा। पर आपने एक थ्योरी सुनी बाबा कि यहूदियों को बहुत पहले पता लग गया था कि 9/11 की बॉम्बिंग होने वाली है, और सारे के सारे ज्यूज जो थे यहूदी, वो चुपचाप से आपने सुना होगा ना ये कि चुपचाप से यहूदी निकल गए वहां से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये इस्लामिक वर्ल्ड में दीज आर वेरी पॉपुलर, और ये लोग इन पे विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं। अच्छा, वामपंथी इसलिए डेंजरस हैं ज्यादा क्योंकि वामपंथी जो है ना, ये बिलीव नहीं करते, पर वामपंथी ने गोबल्स को, जोसेफ गोबल्स को घोट के पी रखा है। दे अंडरस्टैंड, उनको ये पता है कि वो क्या बोल रहे हैं, और इसीलिए वो हर चीज में ऐसा झूठ करते हैं। ये लोग, आपने वायर की बात करी, आप वायर के आर्टिकल्स पढ़िए। वायर इज अ टिपिकल साबरमती ढाबा जेएनयू स्टूडेंट। मैं क्यों बोल रहा हूं? वो किसी से खुश नहीं है। बारिश हुई तो क्यों हुई, नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। अच्छा, उसको एक बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज समझते हैं जेएनयू में कि साहब इंडिया के ब्रेन्स, यहां से कोई ब्रेन्स नहीं निकल रहा। भाई नहीं चाहिए तुम्हारे ब्रेन्स। मैं सरकार को पेटिशन करने लगा हूं, ठीक है, अभी, कि प्लीज नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो हमारा एनडीए है, खड़क वासला, जो हमारी प्राइड है, जो कि प्रीमियर एकेडमी है आर्म्ड फोर्सेस की, आपने उसको अलाइन कर रखा है जेएनयू के साथ। जब एक एनडीए का ऑफिसर निकल के अपना एयरफोर्स जाता है, नेवी जाता है ट्रेनिंग के लिए, आर्मी जाता है आईएमए देहरादून, राइट, तो वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री उसको जेएनयू से मिलती है। क्यों मिलती है भाई, क्यों मिलती है जेएनयू से? व्हाई कांट यू डिक्लेयर, मतलब इट पार्ट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी और समदर्न यूनिवर्सिटी? बीच में आई थिंक पुणे यूनिवर्सिटी या मुंबई यूनिवर्सिटी का कुछ हुआ था, फिर वापस जेएनयू में ले आए इसको। क्यों? आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, आपकी सोच अलग है। एक एनडीए का ऑफिसर है जो देश के लिए मर रहा है, देश के लिए जान दे रहा है, देश के लिए शहीद हो रहा है, वो एनडीए का कैरेक्टर है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का कैरेक्टर है। आप एनडीए जाएंगे वैभव, उनकी जो शहीदों की लिस्ट है, जो फहरिस्त है शहीदों की, वैभव, वो खत्म नहीं होती, वो खत्म नहीं होती एनडीए की। इतना बलिदान दिया है एनडीए के एलुमनाई ने देश के लिए। और जेएनयू को देखिए, वो देश की जड़ें खोदने से उनको मुफ्त, मतलब टाइम नहीं मिल रहा उनको, दीमक की तरह लगे हुए हैं। कभी कुछ बोलीविया में उनको प्रॉब्लम है, अमेरिका, हर चीज में उनको प्रॉब्लम है। तो व्हाई शुड यू, ये सब देखिए, ये एक देश के सिस्टम को जड़ से करप्ट करने का यूटोपिया की खोज है, एक यूटोपिया की खोज है। एक ऐसे उसकी खोज है कि साहब हम एक ऐसा जहान बनाएंगे जहां पे एक हरा झंडा घुमा रहा है जो कि रेडिकल इस्लामिस्ट है, एक लाल झंडा घुमा रहा है जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट है। ये सब अपने झंडे के लिए लड़ रहे हैं, तिरंगे के लिए कोई नहीं लड़ रहा। और जो तिरंगे के लिए लड़ रहा है उसको कहते हैं कि तुम कम्युनल हो, उसको कहते हैं कि तुम बुरे आदमी हो और तुम्हारी वजह से देश परेशान है। जो एक्चुअली तिरंगे के लिए लड़ रहा है उसको गालियां मिलती हैं, और जो हरे या फिर लाल झंडे के लिए लड़ रहा है, हरे से मेरा मतलब मुसलमान नहीं है, हरे से मेरा मतलब है जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो फंडामेंटलिस्ट हैं, उनको आपने हीरो बना रखा है, और उन्होंने हीरो बना रखा है वामपंथियों को। ये सच्चाई है वैभव, और हमें समझना पड़ेगा। एक जमाना था अमेरिका में, और आज भी ऐसा है, ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, अमेरिकन को, पुलिस को पता लग जाए कोई कम्युनिस्ट है, सिर्फ ये पता लग जाए कि आप कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या आपने कुछ पब्लिकली ऐसा कम्युनिज्म को सपोर्ट करते हुए स्टेटमेंट दिया है, भूत बना देती है पुलिस मार मार के। अमेरिका में जुर्म है ये, आपके ऊपर केस हो सकता है। कितने हजारों लोगों को जेल में डाला था जब एडगर हूवर था एफबीआई का चीफ। और अभी भी अमेरिका में कम्युनिस्ट इज अ डर्टी वर्ड। कम्युनिस्ट एक गाली है, जैसे हिंदुस्तान में हम लोग पाकिस्तान को एक गाली मानते हैं, वैसे ही अमेरिका में अगर आप किसी को कम्युनिस्ट बोलें तो उसको लगेगा भैया आपने बहुत गंदी को गाली दे दी है उसको। सर हमने सर ये भी देखा है कि अभी हाल ही में जैसे एक ट्वीट आया राणा आयोग का, आज का ही ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि एक बार जब ये सारी चीजें, ये कोरोना वायरस से जब देश संभल जाए और इंडिया में सब चीजें नॉर्मल हो जाए और लॉकडाउन खत्म हो जाए, तो हमारी बहनों को फिर से जो है शाहीन बाग में आना चाहिए, और शाहीन बाग की जो स्पिरिट है और जो जज्बा है हमारी बहनों का,
वो नहीं मिटना चाहिए। सर ये जब ट्रिपल तलाक और जब ये हलाला को हटाने के लिए गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी, उसमें इनको वुमेन एम्पावरमेंट नहीं दिख रहा था, जो कि एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट था। वहां पे सर बिठा करके 100 औरतों को रैंडमली लिया करके उनको अब तो सब कुछ एक्सपोज हो चुका है कि इनको पैसे भी मिलते हैं, फ्री की बिरयानी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। तो सर एक मनरेगा के मजदूर की तरह आप उनको लाके बिठा देते हैं और उनको दिन भर आप खाना देते हैं, बदले में राशन देते हैं। और मतलब इस पेंडेमिक में भी उनका जो कन्विक्शन है राणा अयूब जैसों का, वो शाहीन बाग से नहीं निकल रहा है। तो सर ये जो कन्विक्शन है सर, ये कन्विक्शन सर कितना डेंजरस है और ये किस लिमिट तक जा रहा है? क्योंकि हमने देखा है सर जामिया में भी एक प्रोफेसर ने कुछ स्टूडेंट्स को सिर्फ इसलिए फेल कर दिया क्योंकि उन्होंने जो है सीए और एनआरसी का विरोध नहीं किया। हाँ, 15 और समथिंग लाइक नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स वर फेल्ड। वो उसने और बड़े शान से उसने फेसबुक या ट्विटर पे बोला भी था कि मैंने फेल कर दिया, यू नो। देखिए ऐसा है कि कन्विक्शन एक तरफ, बात ये आप ये सोचिए कि आज से 7-8 साल पहले अगर ये लोग ऐसा काम करते, ये लोग एक्सपोज भी नहीं होते। इन्होंने देश में आज से 5-7 साल पहले कितने शाहीन बाग ये लोग कर चुके होंगे जिसके बारे में आपको मुझे पता ही नहीं है। कितने कर चुके होंगे? 1947 से शाहीन बाग कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। शाहीन बाग क्यों एक्सपोज हुआ? शाहीन बाग इसलिए एक्सपोज हुआ क्योंकि कुछ पत्रकारों को आपने स्टेज पे बुलाया और आपने माला पहनाई, आपने बोला भाई साहब ये रहा माइक, आपने उसको ठंडा पानी पिलाया, आपने उसको बिरयानी खिलाई। पत्रकारों की बात कर रहा हूं, टेलीविजन जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूं। आपने उनको हीरो बना दिया शाहीन बाग में। कुछ जर्नलिस्ट को आपने पीटा, कुछ जर्नलिस्ट को आपने पीट दिया। तो आपने जो बात करी ना कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राणा अयूब पे मैं आऊंगा थोड़ी देर में, जो आप कह रहे हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वैभव, कि साहब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कुछ लोगों के लिए है और ये वामपंथी हैं या रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, कुछ लोगों के लिए करते हैं लेकिन खुद प्रैक्टिस नहीं करते। आप देखिए, अगर इनका दिल साफ होता है, कहते हैं साहब जिसको आना है, जिस टीवी चैनल को आना है आओ, वी विल टॉक टू एवरीबडी, आओ बहस कर लो हमसे। लेकिन ये बहस नहीं करना चाहते। मेरी एक शिकायत है अमित शाह जी से, मुझे पता है वीडियो कभी नहीं देखेंगे अमित शाह जी, लेकिन मेरी शिकायत है अमित शाह जी से, सर हिंदुस्तान ने वोट दिया, हिंदुस्तान ने क्यों वोट दिया? हिंदुस्तान ने मजबूत लीडरशिप के लिए वोट दिया। बीजेपी की सरकार की लाख कमियां होने के बावजूद एक मजबूत लीडरशिप में वोट दिया। वो मजबूत लीडरशिप कहां है? शाहीन बाग क्यों हुआ? मुझे अपने पिताजी को, मैं अभी तक नहीं भूलता, मेरे पिताजी 82 इयर्स के हैं, उनको ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाने के लिए मुझे 3-3.5 घंटे लगे। क्यों लगे मुझे 3-3.5 घंटे? क्यों नहीं वहां पे सीआरपीएफ छोड़ी गई और डंडे बजवाए? अगर योगी आदित्यनाथ कर सकता है यूपी में, इन्होंने कोशिश करी थी लखनऊ में शाहीन बाग बनाने की, रात रात को गायब कर दिया पुलिस ने, है ना। बड़ा फेमस एक डायलॉग है जो पुलिस वाले अक्सर बात करते हैं, मैं भी पुलिस वाले के परिवार से हूं, आप भी पुलिस वाले के परिवार से, आपको पता होगा कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। एक बड़ा फेमस डायलॉग है कि अगर पुलिस चाहे तो मंदिर के आगे से चप्पल चोरी नहीं हो सकती। ये क्यों हुआ शाहीन बाग? पूरा देश सपोर्ट करता, वहां पे लाते टीयर गैस और ठोकते सबको अच्छी तरीके से, लाठी चार्ज करते, कोई नहीं आता। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आपका हक है प्रोटेस्ट करने का, आपका फर्ज है, आप जाइए जंतर मंतर प्रोटेस्ट करने के लिए, आप जाइए अपना रामलीला मैदान प्रोटेस्ट करने के लिए। किसने बोला आपको बीच सड़क को ब्लॉक करने के लिए? Who told you to block the road? आपने लोगों की खोपड़ी पे पिस्टल रखी, आपने पूरे मुल्क को ब्लैकमेल करा कि हम हर जगह शाहीन बाग। अब देखिए क्या होगा, मैं आपको बताता हूं। लोगों में हो गया फ्रस्ट्रेशन। मैं तो भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि कभी इसकी वजह से सड़क पे वायलेंस ना हो जाए, क्योंकि जब शाहीन बाग 70-80 दिन हो चुके थे शाहीन बाग को, जब लोगों के सब्र का पैमाना जो कहते हैं छलक चुका था और लोग परेशान हो चुके थे, तो जो आम लोग थे वो सड़क पे आ गए और शाहीन बाग की तरफ मूव कर रहा। उनको पुलिस वालों ने रोका, दिल्ली पुलिस ने रोका था उनको, वो शाहीन बाग की तरफ बढ़ गए थे। 100 लोगों की भीड़ कि हम लोग देखते हैं हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। तो ये गुंडागर्दी है, ये फंडेड है, ये शाहीन बाग वाला पूरा मामला ये पाकिस्तानियों का फंडेड है, पूरा फंडेड है मामला ये। और पाकिस्तानी क्या देखते हैं? कुछ लालची नेता, कुछ लालची नेता ये कर देंगे, कुछ लालची नेता वो कर देंगे। इनको क्या चाहिए?
हमारे यहाँ भी तो नेता ऐसे हैं ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ कुछ ऐसे नेता आपको मिल जाएंगे, ज्यादातर ठीक मिलेंगे, लेकिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आपको कुछ कुछ नेता ऐसे मिल जाएंगे, 8-10 लाख रुपए जेब में डालो, फिर लेट जाएंगे जमीन पे। एंड दीज आर द पीपल दैट द एजेंसीज यूज यार। सर अक्सर ये बात की जाती है कि अगर ये पाकिस्तान से पैसा मिल रहा है तो इनको गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट क्यों नहीं पकड़ लेती? ये डिफेंस यूज करते हैं, ये जो जितने शाहीन बाग टाइप के ये जो इस्लामिस्ट और जो लेफ्टिस्ट हैं। सर एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि अगर कोई भी ग्लोबल एनजीओ है, अगर पाकिस्तान को पैसा देना है तो न देने वाला बेवकूफ है न लेने वाला बेवकूफ है। वो इंटरनेशनल एनजीओ है, उसने कहा कि भाई चलो ठीक है, हम तुमको $10 मिलियन का डोनेशन देते हैं हमारे लंदन के ऑफिस में। तुम्हारे एनजीओ का एक ऑफिस दिल्ली में है, उस 10 मिलियन में से तुम 1 मिलियन रख लो, 9 मिलियन जो है तुम अपने दिल्ली वाले ऑफिस में दे दो। सर ये सब कुछ लीगल फ्रेमवर्क में, कोई लीगल फ्रेमवर्क में तो नहीं। वहां से पैसा आया दिल्ली के उस एनजीओ के ऑफिस में, और वहां से उनके जो लोग हैं, भाई एनजीओ है, एनजीओ के पास अथॉरिटी है, वो लीगली की वो पैसा दे सकता है लोगों को, उसने पैसे दे दिए, चाहे वो खाना के नाम पे दे दे या कोई सोशल सर्विस के नाम पे दे दे, एनजीओ का काम ही वही होता है। तो सर अब इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो ये इसको अगर ये इलीगल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत नहीं है। आप ये अक्सर ये जो लोग हैं ये इस चीज को सर इस तफरीक करना भूल जाते हैं कि बड़ी थिन लाइन होती है इलीगल और गलत और सही गलत में। तो सर एक सवाल मेरा ये है कि सर हम देखते हैं कि सर मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं कोई बहुत ज्यादा मैं राइट विंग तो खैर आज भी नहीं हूं, मैं तो बहुत लिबरल और सेक्युलर हूं, और हम दोनों ही लिबरल सेक्युलर है। लेकिन ये जो चीज हमारे अंदर जो ये जो गुस्सा है इनके अगेंस्ट, सर इसको इन्होंने ही तो जन्म दिया है ना, या जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है इस देश की। सर मैं इससे पहले इस बात को ना करता अगर आप 2 संतों की हत्या पे चुप न रहते। मैं इस बात को कभी ना उठाता अगर आप जितना सपोर्ट आपने शाहीन बाग के लिए किया, उतना सपोर्ट अगर आप ओआरओपी के लिए भी करते उसी दिल्ली शहर में। अगर मैं इस चीज को इतना ज्यादा ना उठाता, या हम आपके अगेंस्ट इतने ना होते, अगर आप जो शहीद होते हैं उनके लिए भी कैंडल मार्च निकालते, सिर्फ बगदादी और उसामा के लिए कैंडल मार्च और अफजल गुरु के लिए कैंडल मार्च न निकालते। तो सर ये तो सर जो अगर इस देश में अगर सर कोई भी जरा सा भी अगर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है सर, तो उसके साथ जन्मदाता तो यही है, और ये इसको ब्लेम करते हैं दूसरी तरफ। जैसा हम हाल ही में देखे, अर्नब गोस्वामी ने सर एक सवाल उठाया कि भाई आप पादरियों की डेथ पे चुप रहते हैं, हल्ला करते हैं, आप पादरी अगर कहीं कोई हो जाता है, अनफॉर्चुनेट है, हम सारे कंडेम करते हैं, तो आप आसमान सर पे उठा लेते हैं, उठाना भी चाहिए। अगर कोई मुस्लिम मर जाता है लिंचिंग में, आप आसमान सर पे उठा लेते हैं, पूरे देश को इंटॉलरेंट घोषित कर देते हैं, जैसे हर हिंदू घर से जो है चाकू लेके निकलता हो किसी मुसलमान को मारने के लिए। सर चलिए ठीक है, हम उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब ये सब करने के बाद आप जब 2 साधुओं की हत्या पे चुप रहते हैं, तो सर अगर अर्नब ने आवाज उठाई, उसने सवाल किया कि भाई आप इस पे चुप क्यों हैं, तो सर उसको सर इन्हीं पत्रकारों ने, उसकी अपनी ही कम्युनिटी के पत्रकारों ने ये कह दिया कि भाई ये तो जर्नलिस्ट ही नहीं है, ये तो पत्रकार ही नहीं है, ये तो हमला मुझे लगता है फर्जी है, ये हमला तो शायद खुद के ऊपर कराया गया है, तरह तरह की बात। और 12 घंटे सर कसाब से भी पूछताछ नहीं हुई एक वन गो में, और अर्नब से कल 12 घंटे पूछताछ हुई। सर इसके बारे में सर कुछ बताएं सर। देखिए ऐसा है कि कई लोगों ने अर्नब का जो पूरा मामला हुआ ना, फिर मैंने रात को अर्नब को कॉल भी करा, मैंने 1:30 बजे मैंने अर्नब को कॉल करा 1:30-2 बजे रात को, कि मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि मैं सोच चुका था, फिर फोन आया ऑफिस से कि ये हुआ है, तो मैंने अर्नब को फोन करा, मैंने बोला हाउ आर यू, तो ही वाज वेरी काम एंड कंपोज्ड। अर्नब ने पूरी बताया कि यार ही सेड कि पार्टनर ये हुआ था, एंड दिस वाला आई सेड ठीक है यार, इफ देयर इज एनीथिंग आई कैन डू तो बताओ। तो फिर मैंने स्टूडियो फोन करा, मैंने बोला कि मैं भी एक अपना स्टेटमेंट देना चाहता हूं, तो मैंने अपने फोन पे रिकॉर्ड करा इसी कमरे में, और फिर मैंने स्टूडियो भेजा, तो मैंने बोला कि इसको प्ले करना, तो आई टोल्ड द स्टूडियो एंड दे वर काइंड एनफ, दे प्लेड दैट। यार 2-3 बातें हैं, देखो अर्नब, ये जो लोग कहते हैं ना कि अर्नब पे अटैक हुआ ही नहीं, या उसने खुद ही अपने ऊपर, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक्स फेक हैं, बालाकोट में पेड़ गिरे और कौवे गिरे, या पेड़ गिरे और कौवे मरे, ये एक माइंडसेट है, ठीक है। अर्नब अपने ऊपर अटैक क्यों करवाएगा? इंडिया का सबसे मशहूर जर्नलिस्ट। अर्नब को पैसे की कमी हो रही है क्या? अर्नब को फेम की कमी हो रही है क्या? अर्नब को किस चीज की कमी हो रही है? 9 से लेकर 11 बजे जो सुपर प्राइम टाइम का स्लॉट है इंग्लिश न्यूज चैनल्स में, 9 से लेकर 11 बजे का जो सुपर प्राइम टाइम का स्लॉट है, उसमें अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा हुआ है, और कितने सालों से कोई उधर फुदक नहीं पाया, आप बता लीजिए।
जो लोग अर्नब को गाली देते हैं वो अर्नब की डिबेट्स भी देखते हैं भाई, तभी तो टीआरपीस बढ़ रही हैं। चिल्लाता बहुत है और किसी को बात नहीं करने देता। आप जो कुछ बोलें, आप बुरे से बुरा बोलें, देखते सब हैं, पहली चीज। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो साधु संतों का मर्डर हुआ, अर्नब ने क्या गलत बोला? और अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं एक आर्ग्यूमेंट देता हूं, एक आर्ग्यूमेंट के तौर पे वैभव, हम लोग आज डिस्कशन कर ही लेते हैं। सबसे बड़ा सेक्युलर तो अर्नब गोस्वामी है, और पूछो कैसे? लोग कहते हैं ना कि नहीं कम्युनल टेंशन वो कर रहा है, ये कर रहा है, ड्रामा दुनिया भर का, ये सब लोग जो उठाते हैं। मैं कहता हूं सबसे बड़ा सेक्युलर अर्नब है। कैसे है? ऐसे है, उसने बोला कि भैया अगर तुम पादरी के लिए रोते हो, अगर तुम पहलू खान के लिए रोते हो, तो तुम संतों के लिए भी रो तो सबके लिए बराबर के लिए रो। अगर तुम वॉशिंगटन पोस्ट में, अगर तुम वॉशिंगटन पोस्ट में, शिकागो ट्रिब्यून में, न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर तुम लंबे लंबे आर्टिकल लिख सकते हो, तो इनके लिए भी लिख दो ना इनके लिए। ये इंसान के बच्चे नहीं थे क्या जो साधु थे? लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच है और हमें सच बोलना चाहिए। कब तक हम फेंस सिटर्स कब तक बने रहेंगे वैभव लाइफ में? हमें ये बोलना पड़ेगा। हिंदू की मौत कभी हेडलाइन नहीं बनती। आप 100 हिंदू मार दीजिए, कभी हेडलाइन नहीं बनेगी वो, क्योंकि हिंदू को कभी भी विक्टिम खेलना आया नहीं। हिंदू के पास विक्टिम कार्ड है ही नहीं, उसको पता ही नहीं विक्टिम कार्ड खेलते कैसे हैं। उसके ऊपर पहले अरब आए, तुर्क आए, पठान आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, आज तक हिंदू ने विक्टिम कार्ड नहीं खेला। 1000 साल से मारकाट हो रही है हिंदुस्तान में, खून की नदियां बह गई, आज तक हिंदू ने विक्टिम कार्ड प्ले नहीं करा। उसका खून में नहीं है विक्टिम कार्ड प्ले करना, उसको आता ही नहीं विक्टिम कार्ड कैसे खेलना है। लोग जो बात करते हैं ना गंगा जमनी तहजीब की, मैं आपसे ये कहता हूं गंगा जमनी तहजीब सच है झूठ है, मैं उसके पीछे नहीं जा रहा। कई लोग कहते हैं झूठ है, कई लोग कहते हैं सच है, ठीक है, मैं उसके पीछे जा ही नहीं रहा। आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर गंगा जमनी तहजीब जिंदा है, ठीक है, तो वो इसलिए जिंदा है इस देश में, हमारा देश इसलिए सेक्युलर है वैभव, क्योंकि हमारे देश की मोर देन 80% पॉपुलेशन हिंदू है। और हमारे सेक्युलरिज्म जो है, लिबरल थॉट क्या होती है, ये राणा आयोग की आपने बात करी, ठीक है। जो जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि साहब अर्नब गोस्वामी है ही नहीं जर्नलिस्ट, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूं, चलो आप कह रहे हो ना नहीं है जर्नलिस्ट, तो मैं मान लेता हूं नहीं है जर्नलिस्ट, हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं जर्नलिस्ट। तो भैया जो अक्यूज कर रहा है जर्नलिस्ट, तो वो भी नहीं है। जो भी ट्विटर पे अक्यूज कर रहा है कि वो जर्नलिस्ट है नहीं, तो तुम्हें पकड़ के डाल दें हम पुलिस थाने में, क्योंकि तुम जर्नलिस्ट नहीं हो। जो वही शाहीन बाग वाला मामला है, देखो दिस इज एग्जैक्टली अर्नब के साथ जो हुआ है ना, ये वही केस है शाहीन बाग वाला, कि जो आपकी फिलॉसफी, आपकी आइडियोलॉजी, आपके नैरेटिव को सपोर्ट करेगा, वो बिरयानी खाएगा, वो स्टेज पे खड़ा रहेगा, उसको आप माइक देंगे, उसको आप गुलाब के हार पहनाएंगे। और जो आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करेगा, आप उसके साथ फिजिकल वायलेंस करेंगे। अब इनको क्या लगता है, आज की तारीख में शिवसेना की सरकार है, एनसीपी वेनसीपी गठजोड़ है, जो भी है, आपने शिवसेना की सरकार आपने कर दी अपनी, ठीक है, वेरी गुड। आज आपने अर्नब को बोला कि भाई हम तुम्हें करेंगे, तुम आ जाओ। तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। दूसरी चीज यह है कि अर्नब जीत गया ये लड़ाई, वो कैसे जीत गया मैं आपको बताऊंगा। दूसरा नंबर पे ये चीज कहना चाहता हूं कि अर्नब ये लड़ाई जीत गया। और पहले नंबर पे ये कहना चाहता हूं कि आप जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप एक बात बताओ, जिस दिन जो जर्नलिस्ट आपके गाने गाता है, आपकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है, अगर उसको कोई स्टेट का सीएम अंदर डाल दे, तो फिर आप उसको पुलिस थाने में जब उसका 12 घंटे का इंटरोगेशन होगा, आप उसको सपोर्ट करोगे? आप नहीं करोगे। इसका मतलब आप सच और झूठ की बात ही नहीं कर रहे, आप तो आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। यू आर टॉकिंग अबाउट आइडियोलॉजी, कि जो मेरी बात करता है वो जर्नलिस्ट खून करे माफ, उसको माफ है, खून भी करे तो कोई बात नहीं। जो मेरे मन की बात नहीं करता, उसने अगर ऊपर, उसने क्या बोला, उसने सोनिया गांधी का नाम तो बताया, मेरा नाम मेजर गौरव वारिया है। आप अगर 10 बार मुझे मेजर गौरव वारिया बोलोगे, विल आई फील इंसल्टेड? क्या मैं आपको वैभव सिंह बोलूंगा, आपको बेइज्जती महसूस होगी क्या? और दूसरी एक और बात है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं वैभव, कि आप वो जो साधु हैं, आप एंटोनिया माइनो की बात कर रहे हैं। मैं एंटोनिया माइनो की बात कर रहा हूं। अगर मैं सोनिया गांधी को एंटोनिया माइनो, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है यार? मेरा नाम गौरव है। हाँ, मुझे ये बुरा लगेगा अगर आप मेरा नाम कुछ और कर देंगे, गौरव की जगह सौरभ कर देंगे, तब आई माइट माइंड इट।
कि भाई मेरा नाम गौरव है, पर मेरा नाम है, आई ओन माई नेम यार, आई ओन माई नेम, आई ओन द नेम ऑफ माई एंसेस्टर्स, आई ओन इट विद प्राइड। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूं यार। मैं क्या, मैं जिंदगी भर, आप चाहते हैं मैं हाथ जोड़ के मांगता हूं कि यार माफ कर दो बॉस कि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, तो मुझे माफ कर दो यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसे थोड़ा ना होता है, ऐसे थोड़ा ना होता है। I respect a Muslim who says that he's a proud Muslim, यार। I respect him. But you must also respect me if I say I'm a proud Hindu. मैं कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं आपके साथ सिर्फ बहस कर रहा हूं। लेकिन आपने अर्नब के साथ ऐसे, और दूसरी चीज, अर्नब कैसे जीत गया ये मैं आपको बताता हूं। अगर अर्नब इस चीज से छूट जाता है, कोई 99% छूट जाएगा इससे, तो अर्नब वैसे ही जीत गया। उसकी फिजिकल विक्ट्री भी हो गई और मॉरल विक्ट्री भी। राहुल गांधी वाली मॉरल विक्ट्री नहीं है उसकी, जो रियल वाली मॉरल विक्ट्री है, वो मॉरल विक्ट्री भी हो गई उसकी। और अगर ये लोग अर्नब गोस्वामी को हैरस करते हैं और परेशान करते हैं, मुझे तो हजारों मैसेज आ चुके हैं अभी तक अर्नब के सपोर्ट में, हजारों, लिटरली मुझे मैसेज आ चुके हैं, और लोगों को कितने आए होंगे आई डोंट नो। अगर ये लोग अर्नब को और हैरस करते हैं, तो फिर मैं बात बताऊं कि अर्नब गोस्वामी 2 महीने के बाद ये हो जाएगा कि अर्नब गोस्वामी is not just an individual तो है वो, but he is simply not just an individual। अर्नब गोस्वामी जो है वो एक सोच का नाम बन जाएगा। आपने एक आदमी को यहां से यहां बैठा दिया, भाई पूरी सरकार उसके पीछे लगी है, कमिश्नर ऑफ पुलिस उसके पीछे लगा है, चीफ मिनिस्टर उसके पीछे लगा है। बस आपने एक आदमी अकेला मुंबई में पूरे सिस्टम से लड़ रहा है, वो अकेला सड़क पे खड़े होके। मुझे फोन आया एक मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड का, कश्मीरी पंडित है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका फोन आया, उन्होंने बोला अर्नब को अभी फोन करो, बोलो कि तू सड़क पे क्यों खड़ा है, कोई हमला कर देगा, सड़क पे मत खड़े हो, अभी अर्नब को फोन कर। मैंने भाई मैं ही सेफ, डोंट वरी। उसके साथ अपनापन पहले ही था। अर्नब के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा हैं इस देश में, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इस केस के बाद जो अर्नब के लिए सपोर्ट आया है, जो लोग ये कहते हैं ना कि वो जर्नलिस्ट है, अर्नब तो खुद कहता है मैं जर्नलिस्ट बाद में हूं, पहले मैं नेशनलिस्ट हूं यार। जर्नलिस्ट में हूं, लेकिन वो नंबर 2 है, नंबर 1 है मैं नेशनलिस्ट। अर्नब और उसकी वाइफ सामिया के ऊपर आप लोगों ने अटैक करा। ये अटैक क्या था? दिस अटैक वाज मेरे हिसाब से टू पास अ क्लियर मैसेज टू अर्नब गोस्वामी कि अगर तुमने वो क्या नाम, एंटोनियो मानियो का, आपने जो एंटोनिया मानियो, हाँ आपने उनका नाम लिया, तो फिर देखना अब क्या होता है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि अर्नब डर जाएगा, मैं तो अर्नब को कॉलेज टाइम से जानता हूं, वी वर इन डिफरेंट कॉलेजेस, बट मैं कॉलेज टाइम से जानता हूं। अगर इनको ये लग रहा है कि 12 घंटे इंटरोगेशन करके अर्नब गोस्वामी डर जाएगा, या रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ना अर्नब डरने वाला है, ना रिपब्लिक डरने वाला है, ठीक है। अर्नब को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उसको 1 साल बुलाओ पुलिस थाने, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 9 बजे आके फिर बोलेगा द नेशन वांट्स टू नो, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं वो उसके साथ ठीक हुआ या बहुत अच्छा हुआ, तो देखना यार, ये तलवार तो देखो 2 तरफ काटती है, साफ सीधी बात है। हो सकता, भगवान ना करे ऐसा हो, मैं तो कह रहा हूं भगवान ना करे ऐसा हो, 100 बार कह रहा हूं भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कल वो जर्नलिस्ट जो आपको लगते हैं कि बड़े लिबरल हैं और बड़े सो कॉल्ड सेक्युलर हैं, जो सेक्युलर नहीं है पर आपको लगता है बहुत बड़े सेक्युलरवादी हैं, कल उनके साथ जब कुछ होगा, ठीक है, तब आप कभी ये मत कहना कि इनके साथ बुरा हुआ है। और फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, अभिव्यक्ति की आजादी, बोलने की आजादी, जर्नलिज्म करने की आजादी, सिर्फ उन लोगों को है जो इनकी आइडियोलॉजी के साथ मैच खाते हैं या इनकी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। जो इनके खिलाफ बात करता है उसके पास कोई आजादी नहीं है, और यही इनकी सच्चाई है।